व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं ये हम लोग जानेंगे। क वर्ग से लेकर के क, ख, ग, घ, ङ, फिर आते हैं हम लोग च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। और इसी में दो आगे बढ़ भी जाता है जिसे अंग और ह। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो ये आप लोगों ने देखा कि क से लेकर के प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक कितने व्यंजन होते हैं। ये हो गए 5 25 और 2 ये अधिक जो निकला था ये हो गया 27। तो इतने व्यंजन क वर्ग में और प वर्ग में होते हैं। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक 25 व्यंजन होते हैं और जो निकलता है बाहर र और ह, ये दो जुड़ जाते हैं उसमें 27 व्यंजन हो जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट में बोल रहे कि इसी के साथ मेरा चैप्टर खत्म होता है। अन्य व्यंजन जो होते हैं उनको अन्य व्यंजन में आते हैं। पहला व्यंजन जो आता है वो होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व इतने व्यंजन आते हैं जिनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, य, र, ल और व को। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म व्यंजन में आता है स, श, स और ह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। तो अंतःस्थ का मतलब होता है बीच में, यानी जो हमारे बीच के हमारे मुंह के बीच भाग से निकलता है य, र, ल और मध्य भाग से, तो उसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में जो ऊष्मा के साथ हमारे जीभ को घर्षण करता हुआ बाहर निकलता है जो वर्ण, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि श, श, श और ह होता है। अब आता है गृहीत व्यंजन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गृहीत व्यंजन उसे कहते हैं गृहीत व्यंजन उसे कहा जाता है जो हमारी भाषा में अन्य भाषाओं से आया हुआ है, जिसे लिया गया है। जैसे इसमें आता है आ, ज, फ, इसको हम गृहीत व्यंजन कहते हैं। सबसे अंतिम में जो आता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आते हैं 4 व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो है हमारा वो बनता है क,
प्लस स से, और त्र जो है वो बनता है त प्लस र से, ज्ञ जो है वो बनता है ज प्लस या से, और स्र जो है वो बनता है स प्लस र से। छ बनता है क प्लस स से, त्र बनता है त प्लस र से, ज्ञ बनता है ज प्लस य से, और स्र बनता है स प्लस र से। इसके बाद आता है एक जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा कि अनुस्वार होता क्या है। जो अंग की मात्रा लगाई जाती है ऊपर में उसे हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद अनुनासिक आता है। अनुनासिक की मात्रा जो है वो चंद्र बिंदु होती है। उसके बाद विसर्ग आता है। अब विसर्ग तो सभी लोग जानते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अ लिखा और अ के आगे विसर्ग लगा दिया। आगे का हम लोग देखते हैं हल चिन्ह। जो आप लोग हल लगाते हैं उसको हम जानेंगे कि हल क्या होता है, हल चिन्ह किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कब किया जाता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है व्यंजन में अ की ध्वनि आप लोग नोट करें इसको। अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। स्वरों की मात्राएं। हाँ, आप लोगों ने हल को समझा कि हलंत क्या होता है, हलंत का प्रयोग कब किया जाता है। जब अ की ध्वनि नहीं लगी होती है तब हलंत का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो स्वरों की मात्राएं कितनी होती है।
छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और कोई भी परेशानी अगर आपको समझ में आती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। कल का हम लोगों का नया चैप्टर होगा शब्द निर्माण। कल हम लोग शब्द निर्माण पढ़ेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। लोग नोट कर लीजिए, कल का चैप्टर है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।